हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को एसपीएम ऑनलाइन क्लास में मैं शिवा भाई स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे जितने भी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, है ना, तो इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करने का हम प्रयास करेंगे। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि ये पंचायती राज का इतिहास क्या है और इसका जो वर्तमान स्वरूप में क्या क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। अगर हम पंचायती राज का अगर हम इतिहास देखें दोस्तों, तो हमारे जो भारत देश में भले ही पंचायती राज का गठन नहीं हुआ था, फिर भी दोस्तों ये पंचायती राज का जो व्यवस्था या उसके जो स्वरूप देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऋग्वेदिक काल से, है ना, तो अगर हम ऋग्वेदिक काल से देखें तो उस समय आप जानते हैं कि राजा महाराजाओं का जो है ना शासन हुआ करता था, है ना। तो ये इन्हीं जो राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी जो प्रजाओं या अपनी जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए या अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए राजनीतिक रूप से, है ना, अपनी जनता तक अपनी बातों को जो रखने के लिए एक निश्चित प्रकार की जो है ना व्यवस्था हुआ करती थी, है ना। तो उस व्यवस्था का जो मुख्य जो सबसे जो छोटी इकाई देखें दोस्तों, तो वो हुआ करता था क्या, परिवार, है ना। ये हुआ करता था दोस्तों क्या, परिवार, है ना। तो एक्चुअल में अगर आप देखें दोस्तों, ये परिवार एक सामाजिक व्यवस्था थी, ना कोई ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं था उस समय, ठीक है। तो यही जो परिवार के मिलकर के क्या बनाते थे दोस्तों, कुटुंब, है ना, क्या बना लेते थे, यही जो परिवार कुटुंब बना लेते थे, जो अभी हम वर्तमान में जो बोलते हैं दोस्तों क्या, ग्राम, है ना, ग्राम बनाता था, ठीक। यही जो कुटुंब का जो मुखिया हुआ करता था दोस्तों, कौन, ग्रामणी, है ना, या ग्राम या ग्रामणी हुआ करता था, इसका जो मुखिया ग्रामणी, ठीक है। और आप लोग को बता दूं कि अगर हमारे भारत देश की इस संविधान में अगर हम देखें तो गांव और ग्राम इन दोनों में जो है ना बहुत अधिक डिफरेंस, अंतर देखने को मिलता है ना। तो अगर आगे जो देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यही जो कुटुंब या जो ग्राम जो मिलकर के क्या बनता है दोस्तों, विश्व बनता है ना, विश्व बनता है। और उस समय तहसील हुआ नहीं करता था, है ना, तो डायरेक्टली है ना ग्राम से जिला बन जाते थे, ठीक है। तो इसका जो मुख्य हुआ करता था दोस्तों, विस्पति, है ना, विस्पति हुआ करता था, है ना। जो वर्तमान में अगर हम देखें तो जिलाधीश से हम कंपेयर कर सकते हैं। यही जो विश्व से क्या बनता था दोस्तों, परगना, है ना, परगना का जो निर्माण होता था, यह परगना जो अभी से अगर हम कंपेयर करें दोस्तों, तो इससे हम कह सकते हैं संभाग, है ना, संभाग। और इसका जो मुखिया हुआ करता था दोस्तों, परगनापति, है ना, परगनापति, ठीक है। तो इससे आयुक्त या कमिश्नर, अभी वर्तमान में देखें तो आयुक्त या जो कमिश्नर होता है, यही जो परगना जो मिलकर के क्या बना लेता था दोस्तों, प्रांत, है ना। तो इस प्रांत का जो मुखिया हुआ करता था, या आप कंपेयर कर सकते हैं गवर्नर, ठीक है, गवर्नर से। और ठीक है, जो ये प्रांत क्या हुआ करता था दोस्तों, स्टेट, ठीक है। यही जो प्रांत जो मिलकर के क्या बना लेता था दोस्तों, साम्राज्य, है ना, साम्राज्य जो है ना, यही जो साम्राज्य का जो मुखिया हुआ करता था कौन, राजा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का कहीं ना कहीं इसमें इसका जो है ना क्या स्वरूप देखने को मिलते हैं। भले ही जो है ना इन संस्थाओं को अगर हम बात करें तो इसमें पावर नहीं दी गई थी, है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या था, सत्ता का जो है ना केंद्रीकरण था, ठीक है। तो क्या था, सत्ता का केंद्रीकरण था। और ये जितने भी जो मुखिया हुआ करते थे दोस्तों, ये केवल राजा को अपनी बात को जो है ना पहुंचाने के लिए कार्य करते थे। पूरा जो पावर किसके हाथों में था, ये राजा के हाथों में था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर धीरे धीरे राजाओं ने या जो महाराजाओं ने धीरे धीरे जो है ना सत्ता का जो है ना विकेंद्रीकरण शुरू
करने लगे। ठीक है, तो बाद में अगर हम देखें तो चोल साम्राज्य में जो है ना, चोल साम्राज्य में एक पहला ऐसा जो शासन आता है ना, जिसमें सत्ता का भी केंद्रीकरण देखने को मिलता है। तो यहाँ से अच्छे लेवल में जो प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा पहला ऐसा कौन सा जो साम्राज्य है दोस्तों जहाँ पर सत्ता का भी केंद्रीकरण देखने को मिलता है, तो वो है दोस्तों चोल साम्राज्य। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें जो राजा हुआ करता था, राजा प्रथम, राजा द्वितीय, है ना, परांतक, है ना, इसके साथ साथ आप देखेंगे राजेंद्र चोल, है ना, इस प्रकार या इस प्रकार के अगर हम देखें तो इसमें राजा ने जो है ना इसमें क्या किया, शासन किया। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर सबसे जो छोटी इकाई देखें दोस्तों चोल साम्राज्य में अगर देखा जाए, है ना, तो ये चोल साम्राज्य में देखने को मिलता है, साम्राज्य, है ना, चोल साम्राज्य में देखने को मिलता है। तो इस चोल साम्राज्य में अगर हम बात करें दोस्तों, क्या उर हुआ करता था, है ना, सबसे जो छोटी इकाई हुआ करता था दोस्तों उर, है ना। तो उर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्राम। ठीक है, यही जो ग्राम जो मिलकर के क्या बना लेता था दोस्तों, नाडु, है ना। तो नाडु क्या हुआ करता था, चोल साम्राज्य में तहसील हुआ करता था, है ना, तहसील। यही जो तहसील जो मिलकर के क्या बना लेता था दोस्तों, बलनाडु, है ना, बलनाडु। ठीक, यही जो बलनाडु जो मिलकर के क्या बना लेता था दोस्तों, प्रांत। ठीक है, यही जो प्रांत जो मिलकर के क्या बना लेता था दोस्तों, साम्राज्य। जो इनका जो मुख्य हुआ कौन हुआ करता था, राजा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसमें जो ग्राम में बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या था, नाम बस चेंज था, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं उस समय कोई कानून व्यवस्था या कोई संवैधानिक रूप से जो है ना प्रावधान नहीं था, लेकिन ये जो संस्था थी पहले से ही औपचारिक रूप से जो है ना इसे बना दी गई थी, और ये औपचारिक रूप से, है ना, फिर क्या करती थी दोस्तों, ये काम करती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये देखने को मिलता है। फिर बाद में क्या हुआ, अगर हमारे भारत देश में अगर देखा जाए दोस्तों तो 1857 के जो क्रांति के पश्चात अंग्रेजों को यहाँ लगने लगा था कि अगर भारतीयों को अगर स्थानीय बेस पर या स्थानीय स्तर पर अगर शासन करने की अनुमति अगर ना दिया जाए या प्रशासन का अगर हिस्सा अगर ना बनाया जाए तो फिर से कहीं 1857 जैसे क्रांति हो सकता है। ठीक है, तो ये था। तो उनको जो लगने लगा था कि इनको जो भारतीयों को जो है ना स्थानीय जो बेस पर स्थानीय स्वशासन दिया जाए। और आप लोग को बता दूं कि फिर 1929 के बाद ये कहा गया कि नहीं, अब तुम भाग जाओ, है ना, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ठीक है, तो भारत देश ऐसा था, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे भारत देश में अगर देखा जाए ना तो 1857 की जो क्रांति के पश्चात, है ना, जो कंपनी का जो शासन, है ना, चलता था, तो वो कंपनी के शासन से दोस्तों अब हमारा जो भारत देश किसके हाथों में चला गया, सीधा वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, है ना। तो यही से जो ब्रिटिश क्राउन ने, है ना, जो भारतीय लोगों को स्थानीय स्वशासन या स्वायत्तता देने के लिए जो है ना वहाँ से जो अलग अलग जो प्रावधान आना शुरू हुआ, लेकिन लेट लगा जरूर, पर दोस्तों यह जो प्रावधान आने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं 1881 में, है ना, 1881 में एक व्यक्ति था लॉर्ड विपन, है ना, 1881 में लॉर्ड विपन नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने हमारे जो भारत देश में पहली बार क्या स्थानीय स्वशासन की जो है ना क्या करवाया था, उन्होंने शुरुआत की गई थी। और इसके जो एक दशक के पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों 1872 में, है ना, 1872 में एक व्यक्ति था लॉर्ड मेयो, इसने लॉर्ड मेयो, है ना, ये लॉर्ड मेयो दोस्तों इन्होंने जो है ना दो काम करवाए थे। क्या काम करवाया था, पहला जनगणना भी करवाया था, है ना, और दोस्तों ये स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भी करवाया था, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भी करवाया था। ठीक है, इसी कारण से लॉर्ड मेयो को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है।
ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो भारत देश में किसने करवाया था दोस्तों, ये लॉर्ड विपन ने करवाया था, लेकिन इसकी शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ना प्रावधान, अलग अलग जो प्रावधान यहाँ से आने लगे थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उतना जो है ना इस जो ये जो स्थानीय स्वशासन का तो नाम मात्र का जो बना दिया गया था, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो है ना पावर नहीं दी गई थी। यहीं से जो है ना भारतीयों को क्या बना दिया गया दोस्तों, स्थानीय जो हिस्सों पर है ना योगदान देने की जो है ना बात की गई थी। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये केवल नाम मात्र का जो है ना संस्था थी। बाद में क्या हुआ कि दोस्तों इसी स्थानीय स्वशासन की मांग है ना, स्थानीय स्वशासन की मांग हमारे जो भारत देश में धीरे धीरे जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है ना। इसी के चलते आपको पता होना चाहिए कि 1916 में है ना, 1916 में कौन थे, एक था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक थे, और एक था दोस्तों एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट। इस एनी बेसेंट ने आपको पता होना चाहिए कि होम रूल लीग आंदोलन चलाया था उन्होंने, कब, 1916 में। ठीक है, होम का मतलब होता है दोस्तों घर का, रूल का मतलब होता है शासन, मतलब घर का शासन। ठीक है, लेकिन ये कुछ हद तक ये प्रभावी रूप से चला दोस्तों, लेकिन यहाँ भी जो है ना क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यह जो सफल होने के बाद 1919 में एक अधिनियम आया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक 1919 का जो है एक अधिनियम आया है ना। तो यही जो 1919 अधिनियम आया और हमारे जो भारत देश में क्या द्वैध शासन चालू हो गया या लागू हो गया। द्वैध शासन या इसे डायआर्की पद्धति भी कहते हैं है ना, द्वैध शासन। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ये द्वैध शासन, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय अगर हम देखा जाए तो ये पूरा जो हाथ भात किसके हाथों में था दोस्तों, गवर्नर के हाथों में था। अब ये जो गवर्नर अगर हम बात करें तो ये गवर्नर ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है ना नियुक्ति की जाती थी है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो राजा जो महाराजाओं के बहुत सारे जो विषय, महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं, तो उन विषयों पर अगर हम बात करें, इन्हीं विषयों को दोस्तों 1919 में अगर देखा जाए ना द्वैध शासन में, तो इसके जो विषय कौन हुआ करते थे दोस्तों, ये मतलब दो विषय में ये बट गया। पहला था दोस्तों आरक्षित विषय है ना, एक था आरक्षित विषय, एक था दोस्तों आरक्षित विषय या इसे भी कहते हैं दोस्तों संरक्षित विषय। ठीक, और इसमें था दोस्तों हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय है ना। मतलब एक आरक्षित या संरक्षित विषय एक ऐसे विषय हुआ करते थे दोस्तों जिसका जो पूरा जो डिसीजन जो हुआ करता था ना, बिना किसी जो सलाह के वो कौन लिया करता था, वो गवर्नर लिया करता था। ठीक है, बिना किसी जो मंत्री के, बिना किसी सलाह से वो मंत्री जो लिया करता था। ठीक है, और ये था दोस्तों हस्तांतरित विषय, एक ऐसे विषय थे जिन्होंने जो है ना ये भारतीयों को सौंप दिया। और ये जो संरक्षित या जो आरक्षित जो विषय थे दोस्तों, वो जो है ना अंग्रेजों को हाथ में था है ना। तो इस कारण से दोस्तों इसको क्या कहते हैं, ये डायआर्की पद्धति भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं दोस्तों संरक्षित विषय के अंतर्गत वो ऐसे कौन कौन से विषय थे। पहला था दोस्तों क्या, सेना। ठीक है, सेना। तो अगर हम बात करें सेना, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अगर हम बात करें सेना में जो कितना जो भर्ती कराना है, कैसा जो व्यवस्था करना है, कैसा जो पेमेंट देना है, वो किसके हाथों में था, ये ब्रिटिश क्राउन के जो हाथों में था। ठीक, दूसरा जो था दोस्तों संचार। ठीक है, क्या था दोस्तों, संचार। ठीक है, तो मतलब इसमें संचार में अगर हम बात करें तो ये इसमें यातायात के साधन भी आप लिख सकते हैं, जितने भी यातायात के जो साधन हैं है ना। तो कितना कैसे जो करना है वो पूरा जो जिम्मा किसके हाथ में था दोस्तों, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था। और तीसरा है दोस्तों
न्याय, है ना। तो न्याय, जैसा कि आप जानते हैं कि ये न्याय किसी भी अगर विषय में अगर देखा जाए तो ये न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय होता है। तो ये भी अगर हम देखा जाए दोस्तों, है ना, ये ब्रिटिश क्राउन के जो एक हाथों में था, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जितने भी जो महत्वपूर्ण जो विषय हुआ करते थे दोस्तों, वो पूरे किसके हाथों में था, वो अंग्रेज के हाथों में था। ठीक है, तो अब बात आती है कि भारतीयों को जो है ना ऐसा कौन सा विषय मिला। ठीक है, तो उसमें से अगर देखा जाए दोस्तों, भारतीयों को मिला राजस्व की वसूली, है ना, राजस्व की वसूली, है ना। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व की जो वसूली कितना जो है ना पेचीदा काम होता है। ठीक है, तो इनको विषय को जो है ना इन लोग को दे दिया। उसके बाद है क्या, सामाजिक सेवा, है ना। सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा मतलब दोस्तों ऐसी सेवा, पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, है ना, और बिजली की व्यवस्था, शुद्ध जल की व्यवस्था, इस तरह के जितने भी जो सेवा होते थे दोस्तों, ये सामाजिक सेवा के जो एक अंतर्गत आते थे। तो इनको भारतीयों को लेकिन आप लोग को बता दूं कि ये जितनी भी ये जो सेवा होते थे दोस्तों, ये बहुत ही घाटे वाले हुआ करते थे, है ना। और जितने भी जो अच्छे है ना क्या हुआ करते थे दोस्तों, ये जो विषय हुआ करते थे वो अंग्रेजों के जो है ना हाथों में था। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो अगर हम बात करें संचार में, है ना, कोई भी कहीं पर भी अगर विद्रोह हुआ, है ना, कोई भी कहीं पर अगर विद्रोह हुआ तो इस संचार के जो माध्यम से यह सूचना करके कोई भी जो कार्यवाही इस संचार के माध्यम से की जा सकती थी, है ना। तो ये जो जितने भी जो महत्वपूर्ण, और आप लोग को बता दूं कि कोई भी जगह विद्रोह होता है उसका जो पूरा जो पावर, जो न्याय करने का जो पावर है ना, वो किसके हाथों में था, ये अंग्रेज या ब्रिटिश क्राउन के जो हाथों में था, या अंग्रेजों के द्वारा ही था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भारतीयों को लगने लगा तो कुछ तो मिला था। ठीक है, तो जितने भी जो वसूली था, जो मेन जो लाभ वाले फायदे वाले जो विषय थे दोस्तों, वो किसके हाथों में था, वो अंग्रेजों के हाथों में था। ठीक है, द्वैत शासन इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, द्वैत शासन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना जो विषय थे दोस्तों, वो कितने विषय में बढ़ जाते हैं, 2 विषय में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस कारण से इसे डायआर्की शासन भी कहा जाता है, संरक्षित विषय या आरक्षित विषय या संरक्षित विषय। दूसरा दोस्तों हस्तांतरित विषय, है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हस्तांतरित विषय में कौन हुआ करता था, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय चुनाव भी होने लगे थे हमारे जो भारत देश में। ठीक है, चुनाव भी होने लगे थे, तो इसमें जो जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार, है ना, जनता के द्वारा जो चुनी हुई जो सरकार यहाँ पर जो हुआ करता था, वहाँ जो राज करता था ना, तो उन्हीं जो व्यक्तियों को दोस्तों ये हस्तांतरित विषय सौंप दिए जाते थे। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है ना। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये 1919 में जो है ना एक डायआर्की या द्वैत शासन लागू हुआ। तो द्वैत शासन में ये क्या कहा गया, उसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए कि एक लास्ट अधिनियम आता है 1935 का अधिनियम, है ना। 1935 का जो एक्ट आता है, तो उस एक्ट में क्या हुआ, जो प्रांतों में पहले जो क्या हुआ था कि 1919 में जो प्रांतों में जो है ना द्वैत शासन शुरू हुआ था, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1935 में जो द्वैत शासन जो प्रांतों में जो लागू हुआ था ना, तो उसको क्या कर दिया, इसमें बंद करवा दिया। फिर यही जो प्रांतों में जो बंद करके दोस्तों इसे जो द्वैत शासन को कहाँ पर चालू किया, वो सीधे केंद्र में चालू कर दिया गया। ठीक है, तो यही जो केंद्र में जब चालू कर दिया गया दोस्तों, तो यह जो द्वैत शासन है और इससे ज़्यादा क्या हो गया, मजबूत हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों, इसको केंद्रीय का जो है ना एक सत्ताकरण इसमें देखने को मिलता है ना। तो उसमें जो एक्चुअल में देखें तो स्थानीय जो बेस पर कोई इसमें जो पावर नहीं दी गई थी स्थानीय स्तर पर, है ना। तो आपको पता है अगर हम वर्तमान में अगर हम देखें, है ना, ग्राम पंचायत का अगर हम स्थानीय स्वशासन देखें, तो मनरेगा का जो पूरा जो काम होता है ना, वो अभी पंचायत के जो पास ही होता है ना।
कितना जो क्या करवाना है, कितना है ना खुदवाना है, वो पूरा जो जिम्मा होता है दोस्तों वो पंचायती या पंचायत के जो पास होता है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ग्राम स्तर पर या स्थानीय स्तर पर अनेक जो गौड़ खनिज व जो मार्केटिंग का जो वसूली है, कितना जो है ना, जो जितने भी जो इनकम जो होती हैं दोस्तों आसपास के जो है ना जो बैल जो मार्केट होते हैं, तो वो एक एक्चुअल में देखें तो ये जो वसूली का जो कार्य होता है ना अपने जो गांव स्तर पर है ना, तो जिसका जो पूरा जो पावर होता है दोस्तों वो किसके पास होता है, वो अभी वर्तमान में देखें तो वो ग्राम पंचायत के पास होता है। लेकिन इससे जो पहले प्राचीन जो काल में अगर हम देखा जाए या इतिहास में देखा जाए तो ये पावर नहीं था। ठीक है, खनिज है, मार्केट है, ये जो वसूली किसके हाल में होता है, ये पंचायत के हाथों में होता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये था दोस्तों पंचायत जो राज्य स्थानीय स्वशासन का इतिहास। अगर हम हमारे जो भारत देश में दोस्तों ये पंचायती राज का अगर हम वर्तमान स्वरूप अगर हम देखें तो जब हमारे यहाँ पर संविधान जब बनना प्रारंभ हुआ दोस्तों है ना, तो उस समय हमारे जो भारत देश में जो है ना विभिन्न विचारधाराओं के जो है ना लोग थे, जैसे कि गांधीवादी विचारधारा है ना, समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा है ना, तो है ना इस प्रकार के जो विचारधारा थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो सत्ता की विकेंद्रीकरण गांधीवादी विचारधारा के अगर हम समर्थक में देखें तो पहला थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, टी प्रकाशम और कुछ हद तक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे है ना, जो सत्ता की हमारे जो भारत देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और आप लोग को बता दूं कि इसके जो प्रबल विरोधी थे, जो हमारे जो भारत देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण ना हो, इसके जो प्रबल जो विरोधी थे वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो नहीं चाहते थे कि जो हमारे जो भारत देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो है ना, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे जो इतने बड़े जो भारत देश में अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया तो केंद्र क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा है ना। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि अगर ये हमारा जो देश कमजोर पड़ जाएगा तो कभी भी जो हमारा देश क्या हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा है ना। तो अब क्या हुआ कि अब दोनों के जो विचारों में जो है ना क्या हो गया दोस्तों, टकराव हो गया है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो भारत देश के जो संविधान के जो निर्माता वो संविधान के जो प्रारंभ समिति के जो अध्यक्ष खुद वो इस बात से जो है ना सहमत नहीं थे है ना। तो दोनों बीच में क्या हो गया दोस्तों, वो टकराव हो गया। अब इन टकरावों को जो निपटने के लिए जो है ना क्या हुआ दोस्तों, क्या जो सॉल्यूशन निकाला गया, अब इस बात को समझो है ना। तो दोस्तों इसमें जो अगर हम मूल संविधान में तो जो है ना इसको तो रखा गया था है ना, मूल संविधान में इस पंचायती राज स्थानीय स्वशासन को तो रखा गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि इसको जो है ना कहा जाने लगा कि इसको राज्य को दे दिया जाए। ये जितने भी जो स्थानीय जो स्वशासन होंगे किस में काम करेंगे, वो राज्य के अंडर में काम करेंगे है ना। तो ये कहा गया। फिर जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि अब उनको ये कहा गया कि अगर राज्य अगर चाहे ना तो इस पंचायती राज्य स्थानीय स्वशासन को क्या करेंगे, लागू करेगा। अगर नहीं चाहेगा तो क्या करेगा दोस्तों, अगर नहीं चाहेगा तो वो नहीं करेगा। तो उसकी जो है ना इच्छाओं पर जो है ना उसे क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, तो फिर राज्य अपने सुविधाओं के अनुसार अगर चाहे तो पंचायती राज का जो है लागू करेगी। अगर लागू अगर नहीं करेगी तो क्या होगा दोस्तों, वो राज्यों की जो इच्छा पर छोड़ दिया गया। ठीक है, तो अगर उसमें एक प्रश्न जो आ गया, इसमें एक प्रश्न आता है आ गया कि अगर राज्यों को पंचायती राज्य स्थानीय स्वशासन को अगर हम दे दिया जाए तो इसमें तो केंद्र जो है ना कुछ कर नहीं पाएगा है ना। तो इसीलिए जो है ना इस पंचायती राज्य स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का जो विषय बनाया है ना। फिर राज्य सूची का जो विषय जो बना करके इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ करके उसी में से भाग 9 में अनुच्छेद नंबर 40 में ना, अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 40 में जो है ना पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जो है ना गठन किया गया। ठीक है,
या गठन करने का जो है दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये राज्य निदेशक तत्व में जो आता है ना, तो इसमें कोई भी जो अगर हम बात करें तो विवाद होता है ना, तो अगर राज्यों की इच्छाओं पर अगर कोई विवाद स्थिति उत्पन्न होता है दोस्तों, तो ये राज्य निदेशक तत्व किसी भी जो न्यायालय में जो है ना न्याय योग्य बाध्य नहीं होता इसमें, है ना, उसे न्यायालय में जो है ना चुनौती या पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हाँ, तो इस स्थिति पर इसे यहाँ पर छोड़ दिया गया कि वो अगर राज्य चाहे तो क्या पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का जिसमें क्या करेगा दोस्तों गठन करेगा या नहीं करेगा, अपनी इच्छाओं पर छोड़ दिया गया। और इसके जो खिलाफ किसी जो अन्य जो राज्यों के द्वारा दोस्तों इसे कोई न्यायालय में इसे पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों, इन संस्थाओं को अगर हम देखा जाए तो हमारे जो संविधान में तो है ना लिख बस लिया, लेकिन इसमें बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे विकास होने लगा, फिर बहुत सारे जो है ना यहाँ पर प्लानिंग जो गठित हुई, जैसे कि नेशनल प्लानिंग हो गया, फिर योजना आयोग बनने लगा। ठीक है, फिर बॉम्बे प्लान आया, है ना, फिर गांधीवादी योजना आया, फिर सर्वोदय योजना आया। तो इस तरह के दोस्तों अगर हम बात करें तो ये प्लानिंग आने लगा। ठीक, अगर हम इसका महत्वपूर्ण अगर प्लानिंग अगर हम देखें दोस्तों, तो एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखने को मिलता है जो 1951 में गठित किया जा चुका था, है ना। तो इसका जो पेश किया गया था दोस्तों 1952 में, और एक संस्था थी पोर्टफोलियो फाउंडेशन, इसी के द्वारा जो है ना नींव रखा गया था, है ना। अगर हम बात करें तो इसका पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के प्रति इसका जो मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो ये दोस्तों एक गांव से जो लेकर के, है ना, केंद्र स्तर तक जो है ना एक विकास करना है ना। तो इन्होंने उसके जो पीछे का जो कारण बताया कि कोई भी जब योजना जब केंद्र स्तर से जब रेगुलेट होती है ना, तो वो केंद्र स्तर से जो रेगुलेट होकर के राज्य स्तर, फिर राज्य स्तर से दोस्तों जिला, फिर जिला से तहसील, तहसील से गांव, फिर ये गांव में आकर के दोस्तों ये योजना गांव में आकर के रेगुलेट नहीं हो पाती या शुरू नहीं हो पाती, है ना। तो इसका जो एक कारण बनाया, तो इनका जो मुख्य अगर हम बात करें तो ये गांव से जो लेकर के दोस्तों ये जो राष्ट्रीय स्तर तक विकास करना है। ठीक है, लेकिन आप लोग को बता दूं कि यह जो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन ये क्या हो गया, असफल हो गया, है ना। इसी असफलता को जो कारण को जो ढूंढने के लिए उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो नेतृत्व में बलवंत राव मेहता की जो अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता कमेटी का जो है ना गठन किया गया, कब, 1957 में। फिर ये बलवंत राव मेहता कमेटी ने जो है ना इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या किया, जांच किया। फिर जांच करने के बाद उन्होंने क्या कहा, स्थानीय निकाय का ना होना। स्थानीय निकाय का ना होना मतलब दोस्तों उसमें पावर का ना होना बताया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में ही उन्होंने विचार विमर्श किया। फिर ठीक है, विचार विमर्श करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार, है ना, राजस्थान के नागौर जिले, है ना, राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में, कहां पर दोस्तों, बगदरी गांव में पहला जो है ना पंचायत का जो है ना गठन किया गया, है ना। एक्चुअली में देखें तो उसमें पंचायत का चुनाव हुआ था, कोई मुंह देखी देखा वाला उसमें चुनाव हुआ था। ठीक है, तो है ना, तो कहां पर दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहला जो है ना पंचायत का जो है ना गठन हुआ था। तो इन लोग को लगा कि चलो कम से कम एक बार जो है ना पंचायत का गठन तो करके तो हम देखते हैं। तो इसी के चलते, है ना, राजस्थान के नागौर जिले में जो पहली बार ये पंचायत का जो है ना गठन किया गया था। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि यही जो बलवंत राव मेहता कमेटी, उस समय ऐसा कंडीशन था कि इनको जो बातों को जो मानने के लिए जो तैयार नहीं थे। फिर भी दोस्तों आप लोग को बता दूं कि यह बलवंत राव मेहता कमेटी ने इस पंचायती राज या स्थानीय जो स्वशासन के जो प्रति जो है ना 3 स्तर पर या 3 स्वरूप या 3 स्तर पर ये है ना
पंचायत का जो है ना गठन होना चाहिए, एक ऐसा करके जो उन्होंने जो वकालत किया था। पहला तो ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्राम पंचायत, और दूसरा है तहसील स्तर पर मंडल पंचायत, तीसरा है दोस्तों जिला परिषद, है ना। तो एक्चुअल में देखें तो दोस्तों ये जो बलवंत राव जो मेहता कमेटी है, तो कमेटी के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो है ना इन्होंने जो वकालत की थी, है ना। और इसमें अगर हम बात करें तो ये बलवंत राव मेहता कमेटी ये क्या कहता है दोस्तों, अगर हम जिला परिषद का अगर मुखिया होगा, है ना, जिला परिषद का अगर मुखिया होगा दोस्तों, वो कौन होगा, वो जिलाधीश को होना चाहिए, है ना। फिर आगे जाकर के जो विभिन्न जो कमेटियों ने जो है ना क्या किया, अपने जो विचार विमर्श जो प्रस्तुत करते हैं, फिर करने के बाद आगे जाकर के क्या कहता है कि ये जिला परिषद का जो मुखिया कौन होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए प्रभारी मंत्री को सौंप दिया जाए। एक ऐसा करके जो है ना ये बलवंत राव मेहता कमेटी कहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी जो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है ना, बलवंत राव मेहता कमेटी कितने जो स्तरीय पंचायत का जो गठन करता है, तो त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखने को ये मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसमें एक चीज है ना, तो 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश के महबूबनगर के सादनगर में जो है ना एक पंचायत का जो है ना गठन करता है ना। तो इस प्रकार हम देखें तो सर्वप्रथम राजस्थान में, उसके बाद दोस्तों कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, है ना, महबूबनगर के। तो इस प्रकार ये दो पंचायत है ना गठन किया गया, है ना। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों विभिन्न जो समितियां हैं। तो पहला हम समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और ये बलवंत राव मेहता समिति के बारे में हमने देखा। अब हम बात करते हैं दोस्तों उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग। ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों, ये जब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, मुरारी देसाई की जो अध्यक्षता में, उसके जो सिफारिश पर यह जो प्रशासनिक सुधार 1966 में जो लाया गया, है ना। इन्होंने यह कहता है कि जिले के जितने भी जो निर्माण व जो विकास का जो कार्य जो कलेक्टर को जो दिया जाता था, है ना, तो इसके जो पूरा जो कार्यभार किसको सौंप दिया जाए दोस्तों, वो जिला परिषद को जो है ना सौंप दिया जाए। इस प्रकार ये प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा यह कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तीसरा जो समिति आता है अशोक मेहता कमेटी। ये अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये 1977 में एक मोरारी देसाई की जब सरकार था, उस समय ये लाया गया था, है ना, देसाई की सरकार बनी थी। तो इसका जब अगर हम बात करें तो 77 में तो लाया गया, लेकिन इसका जो पेश कब किया गया दोस्तों, 1978 में जो है ना इसको जो पेश किया गया था, है ना। तो ये क्या हो, इन्होंने जब वकालत की दोस्तों, तो अशोक मेहता कमेटी ने, तो द्विस्तरीय की जो पंचायत होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बाद दोस्तों जो जिला स्तर पर, तहसील को छोड़ दिया गया, और जिला स्तर पर जो मंडल पंचायत, है ना, तो द्विस्तरीय होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो द्विस्तरीय जो पंचायत का जो सर्व किसने जो दिया था, तो अशोक मेहता कमेटी ने, ठीक है, जब कब 1977 में। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा दोस्तों, जब ये पंचायत का जब कार्यकाल होगा तो कितना वर्ष का होना चाहिए, तो इन्होंने कहा 4 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग को बता दूं, इसमें जो अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति कि जो उनकी जो जनसंख्या के जो आधार पर जो है ना क्या मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों जब पंचायत का जब चुनाव होना चाहिए, तो किसने होना चाहिए, वो पार्टी लेवल में होना चाहिए, मतलब एक दलगत आधार पर होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये अशोक मेहता कमेटी ने यहाँ भी कहा गया कि जो पंचायत का अगर हम पंचायत राज को सशक्त बनाने के लिए, है ना, पंचायत राज को सशक्त बनाने के लिए जो राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का जो है ना गठन किया जाना चाहिए, है ना। तो यह जो राज्य आप लोग को बता दूं कि अगर हम वर्तमान में अगर हम देखें तो जो राज्य वित्त आयोग का जो गठन कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है। तो यही जो राज्यपाल के द्वारा ही जो है ना पंचायतों को क्या करता है, जो गांव के जो विकास के जो कार्य के लिए क्या देता है दोस्तों, अनुदान देता है, ठीक है। तो यही जो अगर हम बात करें तो ये अशोक मेहता कमेटी के द्वारा ही ये राज्य वित्त आयोग के जो बारे में जो है ना यहाँ बात कहा गया था, ठीक है, जो अनुदान के जो एक विषय में, ठीक है।
यहाँ तक कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अशोक मेहता कमेटी क्या कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों GV.K. राव समिति, है ना। ये GV.K. राव समिति दोस्तों 1985 में राजीव गांधी सरकार था तो उस समय ये लाया गया था। तो एक्चुअल में देखें तो ये ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए यह जो है ना संस्था जो बनाई गई थी। तो एक्चुअल में देखिए दोस्तों ये GV.K. जो राव समिति ये पंचायत के जो है ना एक 4 स्तर के रूप में जो है ना इन्होंने वकालत की। पहला हम देखें ग्राम स्तर पर, मंडल स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, उसके बाद है दोस्तों विकास परिषद, है ना। तो विकास परिषद का इन्होंने जो मुख्य किसको होना चाहिए बोला दोस्तों, वो CM को होना चाहिए, या है ना जो स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है ना तो उसको जो है ना होना चाहिए बोल के इन्होंने जो कहा था, है ना। कितना स्तर रहा दोस्तों, 4 स्तरीय। और 4 स्तर का जो सबसे जो उच्च स्तर का कौन है दोस्तों, विकास परिषद, और जिसका जो मुख्य कौन होना चाहिए, CM को होना चाहिए बोल करके ये बोलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये अगर हम बात करें ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति अगर हम बात करें दोस्तों ये 1986 में जो है ना लाया गया था। और इन्हें जो राजीव गांधी के जो नेतृत्व में सत्ता के विकेंद्रीकरण को मजबूती बनाने के लिए इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो है ना इसी समिति ने जो है ना बात कही गई थी, है ना। तो इन्होंने जो है ना लक्ष्मीमल सिंघवी यह कहता है कि यह जब पंचायत का जब चुनाव होना चाहिए दोस्तों तो उसमें जो है ना कोई दलगत का आधार पर ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार ये कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों PK थुंगन समिति। ये PK थुंगन समिति दोस्तों 1988 में जो लाया गया था। और यह जो कमेटी यह कहता है दोस्तों कि पंचायत का जो कार्यकाल होना चाहिए वो 5 वर्ष का होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो वर्तमान में अगर हम देखा जाए जिलाधीश को ही ये जिला परिषद का जो है ना क्या बना देना चाहिए दोस्तों, ये CO बना देना चाहिए, है ना। जो अगर हम देखें जो अगर हम जिला परिषद में जो मुख्य रूप से या जिला पंचायत में अगर हम देखें तो ये IAS जो एक रैंक का जो है ना अधिकारी होता है ना। तो ये PSC के से जो चयनित जो एक अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों संवैधानिक संशोधन, जो पंचायती जो राज्य में क्या पंचायती जो राज्य के जो विकास के लिए कौन कौन से क्या क्या संविधान संशोधन हुए थे। तो आप लोग को बता दूं कि 64वां संविधान संशोधन जब राजीव गांधी की जब सरकार था तो उस समय इस पंचायती राज को संवैधानिक जो प्रावधान के लिए यह जो मामला दोस्तों कहाँ पर संसद में जब पेश किया गया, है ना। जब संसद में जब पेश किया गया तो यह जो मामला लोकसभा में जब चल रहा था दोस्तों तो उस समय क्या हो गया, लोकसभा भंग हो गया, है ना। तो उसके बाद आप लोग को बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना, 1992 को आता है। और उस समय आप लोग को बता दूं कि कौन था, नरसिम्हा राव की जब सरकार था तो उस समय है ना 73वां संविधान 1992 हुआ, ठीक है। और यह जो ठीक है संसद में जब पेश किया गया। और आप लोग को बता दूं कि इसी 73वां संविधान संशोधन में अगर हम बात करें तो ये 24 अप्रैल, है ना, 24 अप्रैल 1993 में ये राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर होकर के यह जो है ना क्या हो गया दोस्तों, ये लागू हो गया। और इसी कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि पंचायती राज का वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना लागू किया गया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ना संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक्चुअल में कब लागू हुआ दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि इसमें कुछ शॉर्ट लिस्टेड जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उसको मैं लिखा हूँ दोस्तों। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये भाग 9, ठीक है, भाग 9 में था। और उसमें अनुसूची कितना था दोस्तों, अनुसूची 11। और इसमें अनुच्छेद अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 243 से लेकर के 200
43 तक हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो कुल 16 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों, इसमें जो प्रमुख रूप से कितने हैं, 29 जो कार्य क्षेत्र हैं या 29 ऐसे जो विषय हैं, जैसे कि जो स्थानीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण जो विषय, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में, फिर सिंचाई के क्षेत्र में, पशुपालन के जो क्षेत्र में, जो निर्माण व जो कार्य के क्षेत्रों में, इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों, ये है ना, ये जो कार्य क्षेत्र या ऐसे जो 29 जो कार्य क्षेत्र या विषय इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था। तो इसी के अगर हम आगे हम देखने का अगर हम बात करें दोस्तों, तो 74वां संविधान संशोधन जो एक नगर निकाय के लिए था, है ना, तो इसमें देखने को मिलता है। और आप लोग को ये भी बता दूं कि मैं बात करने वाला था कि गांव और ग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों गांव और ग्राम, जैसा कि आप जानते हैं कि गांव और ग्राम में जो है ना अंतर देखने को मिलता है ना। जैसे किसी किसी ग्राम में अगर देखा जाए, ठीक है, तो 2, 3, 4 अगर हम मैक्सिमम रूप से या अधिक से अधिक हम देखें तो ये 2 या 3 या 4 गांव के जो मिल करके क्या बनता है दोस्तों, एक ग्राम पंचायत बनता है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखें तो ग्राम पंचायत के सबसे छोटा इकाई क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में देखें तो गांव होता है ना। तो ग्राम या कहीं कहीं पर दोस्तों क्या होगा, जो 2 गांव मिलकर के जो है ना एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। तो एक्चुअल में देखें तो ये गांव छोटा और ग्राम बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना एक पेशा एक्ट अधिनियम यहाँ पर एक बाधा डालता है। तो उन्होंने इस पेशा एक्ट अधिनियम में ये कहा गया था कि प्रत्येक गांव में क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्राम सभा होनी चाहिए, है ना। तो प्रत्येक जो गांव में क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्राम सभा होना चाहिए। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसी भी जो गांव में अगर, है ना, या जो गांव में अगर प्रत्येक जो गांव में अगर ग्राम सभा हो तो दोनों में क्या हो सकता है दोस्तों, एक मतभेद उत्पन्न हो सकता है ना। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसी जो ग्राम में जो है ना एक ग्राम सभा होना चाहिए, है ना। तो है ना, इस प्रकार ये देखने को मिलता है। तो ये अंतर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें, अगर यह जो ग्राम पंचायत है दोस्तों, वो पॉपुलेशन के जो आधार पर ही जो है ना तय किए जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी अगर एक गांव में, है ना, 1000 अगर जनसंख्या है तो उस जो पॉपुलेशन या जनसंख्या के आधार पर एक ग्राम पंचायत बन सकता है। ठीक है, अगर उसी में ही अगर देखा जाए तो 2-3 जो गांव मिलकर के अगर उसमें अगर 1000 अगर पॉपुलेशन है तो तब की जो स्थिति में क्या बन जाता है दोस्तों, एक ग्राम पंचायत बन जाता है। तो इस प्रकार की जो है ना पॉपुलेशन के जो आधार पर ही क्या होता है दोस्तों, है ना, ग्राम पंचायत का जो है ना इसमें गठन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा दोस्तों किसी भी जो ग्राम पंचायत में अगर हम बात करें तो उसमें जितने भी जो मतदाता होते हैं, है ना, जितने भी जो मतदाता होते हैं उस ग्राम सभा के क्या होते हैं, है ना, सदस्य होते हैं, है ना। तो उसमें अगर हम बात करें तो गांव का जो वरिष्ठ जो व्यक्ति होता है तो उस ग्राम सभा का क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष होता है ना। और आप लोग को बता दूं कि जिस भी राज्य में, है ना, क्या, अगर जिस भी राज्य में अगर 20 लाख से अगर कम जनसंख्या है दोस्तों, तो उसमें जो मध्यवर्ती नहीं होता, तो उस स्थिति में आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है, उसमें द्विस्तरीय जो है ना पंचायत होता है। ठीक है, तो जिस भी जो स्टेट में अगर 20 लाख से अगर कम है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, द्विस्तरीय जो पंचायत लागू होता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों त्रिस्तरीय जो प्रणाली है पंचायती राज का अगर हम स्तर देखें, है ना, तो इसमें जो कुछ छूट दिया गया है, ठीक है, 20 लाख से अगर कम है। ठीक, तो ये देखने को अब मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, और चुनाव किस करवाता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो करवाया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे आप सरपंच हो, है ना, फिर पंच हो, तो एक्चुअल में देखें तो प्रत्यक्ष रूप से जो है ना चुनाव जो पद्धति होता है ना।
तो इसका जो कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। और विघटन की अगर स्थिति में अगर देखा जाए तो 6 माह में जो है ना चुनाव करवाया जाता है, ठीक है। और यह जो प्रत्येक जो 5 वर्ष में दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि राज्य वित्त आयोग का जो है ना गठन करता है ना। किसके द्वारा गठन किया जाता है दोस्तों, वो राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है। फिर राज्यपाल गठन करने के बाद है ना पंचायतों को क्या दिया जाता है दोस्तों, अनुदान के रूप में जो है ना पैसे दिए जाता है। अगर हम ग्राम पंचायत में अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो एज कितना होना चाहिए पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, तो किसी भी जो कैंडिडेट्स का वो क्या होना चाहिए, 21 वर्षीय होना चाहिए। बाकी जो विधानसभा में 25 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यह देखने को मिलता है। और एक चीज, अगर हम आरक्षण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आरक्षण को जो है ना 2 रूपों में हम बांट सकते हैं। पहला है दोस्तों स्थानों का आरक्षण, उसके बाद दोस्तों पदों का आरक्षण, ठीक है। अगर हम बात करें चक्र क्रम, अगर हम पदों का अगर हम आरक्षण देखें, पदों का अगर हम आरक्षण देखें, जैसे कि चक्र क्रम में, जैसे कि एक बार जो 5 साल के बाद एसटी का आ गया है ना, एसटी के बाद एससी का आ गया है ना, उसके बाद दोस्तों क्या ओबीसी का आ गया। तो इस प्रकार जो क्रम से क्रम यह जो चलता रहता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो है ना राज्यों के जो स्तर पर वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट में जो है ना किस तरह की जो व्यवस्था लागू की जाए, है ना। तो एक्चुअल में देखें तो ये महिलाओं के लिए जो है ना सभी जगह कॉमन होती है। एक्चुअल में देखें तो महिलाओं के लिए अगर हम आरक्षण देखें दोस्तों, तो एक 1 इसमें 3 जो है ना कि मेजोरिटी इसमें रहता है अगर हम बात करें, ठीक है। तो पुरुषों के लिए ये नहीं होता। और कहीं पर अगर देखा जाए तो एक चक्रीय अवस्था में देखने को मिलता है, जैसे कि एक बार पुरुष तो एक बार महिला। तो इस प्रकार देखें तो अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग इस प्रकार की जो है व्यवस्था देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, है ना, तो उसमें अगर देखा जाए तो राइट टू काल करने का जो अधिकार भी है। अगर मान लीजिए अगर किसी जो पंचायत में अगर जो है ना सरपंच चुना जाता है ना, फिर चुनने के बाद क्या हुआ, वो ठीक से अगर ना उस पंचायत में जो है ना प्रतिनिधित्व कर नहीं पाता, वो कार्य कर नहीं पाता, है ना, और जनता उसके जो कार्यों से क्या है दोस्तों नाखुश है, तो उस स्थिति में दोस्तों अपने जो पुराने जो प्रतिनिधि को जो है ना बुला सकता है। तो इस प्रकार हम देखिए तो मध्य प्रदेश और एमपी में अगर हम देखें तो एक राइट टू एक काल कराने का जो है ना एक अधिकार भी है, ठीक है। यह देखने को मिलता है। तो अगर हम स्थानों का अगर हम आरक्षण देखें दोस्तों, तो इसमें कुछ वहाँ के जो हमारे भारत देश में जो अलग अलग राज्यों में जो रहने वाले जो लोगों की जो है ना रहन सहन पर भी जो है ना विशेष ध्यान दिया जाता है। तो उसी के जो आधार पर है ना छूट दे दिया गया है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे जो क्षेत्र जैसे कि कुछ पहाड़ी क्षेत्र है ना, अगर हम बात करें मुख्य रूप से जैसे कि मिजोरम है, मेघालय है ना, मणिपुर है, दार्जिलिंग के जो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो उनमें जो है पंचायती राज ये लागू नहीं होता, ये स्थानीय स्वशासन लागू नहीं होता, है ना। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे कि राज्य अगर दिल्ली में अगर देखें तो एक्चुअल में क्या है, ये केंद्र शासित जो प्रदेश है, तो इसमें भी क्या है दोस्तों, इसमें पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन ये लागू नहीं है। अगर इसमें केंद्र शासित जो प्रदेश हैं दोस्तों जितने में अगर देखा जाए तो उसमें अगर पंचायती राज अगर लागू करना ही है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा इसमें लागू कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो नहीं है ना। अगर हम बात करें दोस्तों हमारे जो भारत देश में देखें तो कुछ ऐसे जो राज्य होते हैं दोस्तों जहाँ पर है ना विभिन्न जो वर्ग के लोग, जैसे कि खास करके अगर देखा जाए अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है ना, तो वैसे क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वहाँ के लोगों का जो रहन सहन, वहाँ का जो परंपरा काफ़ी जो है ना डाइवर्सिटी या विभिन्नता देखने को मिलता है। तो उसी के जो आधार पर ये जो रहना पसंद करते हैं ना, ठीक है। तो इसी के चलते आप लोग को बता दूं कि 24 दिसंबर 1996 में पेशा एक्ट गठित किया गया, ठीक है। तो ये पेशा क्या होता है दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पंचायत, है ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया,
शेड्यूल एरिया, मतलब दोस्तों इसका जो हिंदी नेम होता है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो है ना विस्तार करना, है ना। तो एक्चुअल में ये पेशा एक्ट क्या होता है, तो दोस्तों पेशा एक्ट आप लोग को बता दूं कि जो हमारे भारत देश के संविधान में जो प्रस्तावित जो पाँचवीं अनुसूची और जो छठवीं अनुसूची में जो रहने वाले लोगों के लिए अपनी जो परंपरा एवं जो प्रथाओं के जो आधार पर जो स्थानीय जो क्षेत्र में जो निवास करते हैं, तो उनके लिए दोस्तों स्थानीय जो स्वशासन या अपने जो घर का जो शासन करने के लिए जो है ना क्या दिए जाते हैं, स्थापित करने या शासन करने का जो है ना एक अवसर जो प्रदान करता है ये पेशा एक्ट, ठीक है। तो इसमें दोस्तों स्थानीय लोगों की जो कला संस्कृति एवं रहन सहन को जो है इसमें देखा जाता है, उसी के जो एक आधार पर ही इसमें जो है ना स्वायत्तता दी जाती है या उसमें घर का जो है ना शासन करने की जो है ना इसमें अनुमति दी जाती है, ठीक है। यही क्या है, एक पेशा एक्ट एक के अधिनियम है इसमें अगर देखा जाए। तो अगर हम वर्तमान में अगर देखें दोस्तों तो 9 राज्यों में जो है ना एक पेशा एक्ट अधिनियम ये लागू हो है, ठीक है। इससे पहले 8 था, है ना। तो जैसे कि एमपी जब हमारे छत्तीसगढ़ में जो विभाजित हो गया, है ना, तो क्या हो गए 8 + 9, उसके बाद झारखंड था, तो झारखंड फिर बाद में क्या होने लगा दोस्तों, बिहार में जब विभाजित होने लगा तो बिहार में अभी वर्तमान में देखें तो नहीं है, तो झारखंड में लागू है, ठीक है। तो इस तरह हम देखें तो हमारे जो भारत देश में जो पेशा जो एक्ट जो अधिनियम है दोस्तों वो कितने 9 राज्यों में लागू हैं, ठीक है। तो ये था। पंचायत में अगर आप देखें तो 10,000 तक के जो मामले फौजदारी मामले व दीवानी मामले के जो है ना इसमें जो निपटारा किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये था, है ना। तो ये था दोस्तों पंचायती राज का ये महत्वपूर्ण जो एवरग्रीन टॉपिक, आप लोग को ये पसंद में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक्स एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।